नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हर जगह बराबर होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह बराबर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप चेक कर लो, हर जगह मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हर जगह यही रहेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और ये इस डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम क्या मानेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल है मान लो थीटा। एंगल कितना है इनके बीच में? थीटा एंगल बन रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा जब आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, और इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क और फोर्स ये दो चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। पहली बात तो ये कि फोर्स क्यों लगेगा। देखो ये जो डायपोल है इसमें दो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और जब भी आप जानते हो कि जब भी आप किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जब भी आप किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको पता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। जब भी आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कितना है वो देख लो, उस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा अपने पास? उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, बस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और नेगेटिव में पुट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट मानी जाएगी। अपोजिट क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर आप नेगेटिव सिंबल लगा देते हो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कोई भी वेक्टर हो उसके आगे अगर आपने माइनस का सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो याद रखना है, एज ए रूल इसको याद रखो, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो उसके ऊपर फोर्स लगेगा हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगता है हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कौन सा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, कितना? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है? क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई के बराबर है, इसलिए क्यू इंटू ई। इतना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। अभी बताया ना, पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम है। इसका मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, यानी कि डायपोल के दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो बराबर ही लगेगा, मैग्नीट्यूड उसका बराबर होगा। ठीक है, जितना ये वाला फोर्स है उतना ही ये वाला फोर्स है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा वाला फोर्स उधर लग रहा है, और एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं तो उनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। वो तो मान लो कि ये फोर्स है, मान लो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा और 5 न्यूटन ही फोर्स इधर लगा,
अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इस डायपोल के ऊपर? 0। इसका मतलब जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो उस पर नेट फोर्स क्या लगता है? हमेशा 0 लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं ये कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो बताओ उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स हमेशा 0 लगेगा। रीजन समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो टोटल फोर्स क्या आया है यहाँ पे? 0। क्लियर है एकदम बात? ठीक है जी। अब दूसरी बात देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दोनों फोर्स इसको मिलके खींच रहे हैं, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो डायपोल है ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ये वाला सिरा ऊपर जा रहा होगा, ये वाला सिरा नीचे आ रहा होगा, घूमने की कोशिश करेगा ना। जैसे ये कोई डायपोल है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचा जा रहा है, नेगेटिव चार्ज को इधर खींचा जा रहा है, तो ऐसे ये घूमने की कोशिश करेगा, टर्न करने की कोशिश करेगा। और जब भी कोई चीज घूमती है तो इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होता है। कोई भी चीज अगर घूम रही है ना, रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा होगा? टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क का काम क्या होता है? किसी भी चीज को घुमाना। जैसे फोर्स का काम है किसी भी चीज को मूव करवाना, तो फोर्स का ही एक रोटेटिंग इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप होता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहा होगा तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा, है ना, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि डायपोल इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। अब उस टॉर्क को कैलकुलेट करके देखेंगे। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं एक्स लिख रहा हूं। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो यहाँ पे डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एफ और एफ, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनमें से किसी भी एक फोर्स को ले लो और इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको एक्स लेनी है और उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो इस डायपोल पे लगने वाला टॉर्क अपने पास आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो तो ये एक स्टैंडर्ड केस होता है। स्टैंडर्ड केस इसलिए है क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनसे जो टॉर्क डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? इनमें से कोई भी एक फोर्स को लेना है पहली बात। तो फिर ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? टॉर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हम काम में लेंगे। तो हमको इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है? किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है दोनों जो फोर्स हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये वाला जो फोर्स है ये इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है और ये वाला जो फोर्स है ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा होगा कहीं। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो इस वाले पॉइंट से और इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, तो यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? दोनों जो फोर्स है उनकी जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इस लाइन को, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस की, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है। मतलब वो लाइन जो कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होगी, तो वो जो लाइन आएगी ना उसकी लेंथ को हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जिसको मैं एक्स से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। आया समझ में ये? ठीक है, तो ये एक्स आपको मेजर करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। डायपोल के लिए ये तो आपको पता ही है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 2a लिखते हैं। डायपोल के लिए याद है ना, डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखा जाता है? 2a। ठीक, इस डायग्राम के अंदर अब x कैलकुलेट करना अपना टारगेट है। तो ये आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम कुछ एंगल्स वगैरह डिफाइन करेंगे। देखो, हमको ये बता रखा है कि ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये तीसरी लाइन इनको काट रही है। तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा क्या उतना एंगल यहाँ पे भी बन रहा होगा? सोच के बताओ। प्रॉपर्टी बताए कि ये अगर दो पैरेलल लाइंस होती है और तीसरी लाइन उनको काटती है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा उतना ये एंगल यहाँ पे भी बन रहा होगा। एंगल सेम होंगे ना दोनों?
अब आपको इस बड़े ट्राइंगल के अंदर, ये जो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा वाला, ये बड़ा सा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। एंगल थीटा के सामने ये वाली जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस पता है पहले से, 2a के बराबर है। तो बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, साइन कोस टेन में से बताओ, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 2a साइन थीटा आ गई ये तो, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, x की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व कर लो। फोर्स की वैल्यू क्या लेनी है, Q इंटू ई। फोर्स दोनों चार्जेस पे बराबर ही लग रहा है, बस माइनस का सिंबल यहाँ पे ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही है, तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, Q इंटू ई। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x कितना है, 2a साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये Q इंटू 2a, ये तो आप जानते हो क्या चीज होती है ये, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए Q इंटू 2a, Q मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये जो मल्टीप्लीकेशन है Q इंटू 2a, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, ठीक है। तो इसको P लिख देते हैं, इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो ये अपना आंसर आ गया। और अगर इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, तो इक्वल टू P क्रॉस E लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, P क्रॉस E, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा ओपन करने पे आता है साइन थीटा। तो फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा था ना, इसलिए मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, उनकी डायरेक्शन बता रखी है आई कैप जे कैप के कैप के अकॉर्डिंग, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, है ना। एक ही चीज के दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर एकदम। अब एक चीज और देखो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है ऐसे, और जब ये घूम रहा होगा तो ये जो एंगल थीटा इस पे फोकस करना, ये इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, ये डिक्रीज हो रहा है ना। और जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तब एंगल थीटा कितना बन जाएगा, 0, है ना। तो अब मैं एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं, अगर एंगल थीटा क्या हो जाए 0, तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर, तो टॉर्क की वैल्यू साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी 0। तो डायपोल पे फोर्स तो पहले ही 0 लग रहा था और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पे क्या लगने लग गया, टॉर्क भी 0 हो गया। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स या टॉर्क 0 होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक कंडीशन और है जिसमें ये डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। सोचो कौन सी कंडीशन है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। याद करो थीटा अगर 180 डिग्री पुट करोगे तो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री पे भी 0 होती है और 180 डिग्री पे भी 0 होती है। इसका मतलब आंसर आएगा 0 अगेन। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये वाली कंडीशन थीटा इक्वल टू 180 का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर होना चाहिए, डायपोल को ऐसे उल्टा घुमा तो ऐसे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना 180 डिग्री, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशंस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेकिन इनमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डायपोल अपने आप आ रहा है घूम के, उसको घुमाना नहीं पड़ रहा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहा है घूम के, थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क की वजह से जब ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये इस तरीके से घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, मतलब थीटा 0 बनने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसमें डायपोल अपने आप आने की कोशिश कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी ये अपने आप इस कंडीशन में आ रहा है।
और दूसरी वाली जो इक्विलिब्रियम है उसका नाम रखेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम रखेंगे उसका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो दोनों कंडीशंस है ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये दोनों कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट। मतलब इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायपोल की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन डायपोल के लिए आपको बतानी होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल। मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा अगर 180 डिग्री होगा मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन अच्छे से याद होनी चाहिए हमको। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। बाकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, आसान डेरिवेशन एकदम। क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला पॉइंट आपको बता रखा है, ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब डायपोल एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर डायपोल के सेंटर से। सेकंड पॉइंट बता रखा है, ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, यानी कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। जो डायपोल की एक्सिस है उसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ये दूसरी लाइन है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है डायपोल के, है ना, डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो दूसरा वाला पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो पहले हम एक्सी लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 2kp/r³। लेकिन P की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में। P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। P की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू 2a। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा ताकि हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर पाए। जैसे K की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना दे रखा है? तो प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम। मतलब डायपोल में आपको पता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, यानी कि 10 माइक्रोकुलाम लिखना है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। 2a का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो डायपोल के दोनों चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस, जो कि आपको 5 मिलीमीटर दे रखा है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई r³। r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, जो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, उसके बाद में इसका क्यूब कर दो। तो इससे अपने पास क्या आएगा? एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अब सेकंड जो पॉइंट इसने बताया है उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और सेम डिस्टेंस के ऊपर। तो याद रखना है कि अगर सेम डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो उनमें रिलेशन ही होता है, ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ द ई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो यहां से जो भी आंसर निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद में उसका हाफ करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये नहीं हो कि एक्सियल लाइन पे तो 15 सेंटीमीटर पे पूछा है और इक्वेटोरियल लाइन पे 10 सेंटीमीटर पे पूछ रहे तो आंसर अलग अलग आएगा फिर, है ना। और फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये तभी लगता है जब एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डायपोल के सेंटर से बराबर हो। ठीक है ना, तभी लगाना है। कर लोगे कंप्लीट, आसानी है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। जो भी आएगा उसको फिर आप क्या करना है? हाफ कर देना है। एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हाफ कर देंगे तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, in a certain region of space electric field is along the z direction, the magnitude of electric field is not constant and increases uniformly along positive z axis at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter. Calculate the force and torque experienced by a system having a total dipole moment of 10⁻⁻7 coulomb meter in the negative z direction. अब ये क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझते हैं। ये कोई एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहा है। तो पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है
ये हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं और वाई एक्सिस होगी इसके परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने जेड एक्सिस इधर ली है, एक्स एक्सिस इधर लिया और वाई एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर एज्यूम करेंगे। ये बोला कि किसी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये जेड एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर इसने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट एंड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ में यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिस्टेंस के साथ में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और किस रेट से इंक्रीज होगा वो आपको दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इतना इंक्रीज होगा पर मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर आप आगे बढ़ते हो जेड एक्सिस के अलोंग तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको दे रखा है, जिसको मैं DE/dr लिख देता हूं, जो कि होगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रहा होता तो मैं इसको लिखता है DE/dt। DE/dt का मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है इसलिए DE/dr इसको लिखा जा रहा है, ठीक है जी। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल की ये बात कर रहा है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है 10⁻⁷ कूलम मीटर। ये जो यूनिट है ना कूलम मीटर, ये किसकी होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो ये बोल रहा है कि एक सिस्टम है चार्जेस का, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक डायपोल ही है जिसका टोटल डायपोल मोमेंट इतना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, P = 10⁻⁷ कूलम मीटर। ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दो चीजें बताइए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है वो बता रखा है और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल आपको दिया हुआ है। और ये कौन सी डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट? इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब देखो यहाँ पे मैं एक डायपोल को यहाँ पे शो कर रहा हूँ और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको किधर दिखाना है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में दिखाना है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब इधर होना चाहिए। इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है तो इधर क्या होगी? नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी ना, तो इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है इसका मतलब डायपोल का इधर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इधर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि नेगेटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर लेना है। इतनी बात क्लियर है क्या? एकदम ठीक है, आसान एकदम। अब हमको ये पता है कि जब भी हम किसी भी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके दोनों चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल रखा हुआ है तो इसके दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको F1 बोल देते हैं। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने F2 माना है। इसको F1 और F2 नाम क्यों दिया है? क्या ये बराबर नहीं होंगे? नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, मान लो उसको बोल देते हैं E1। यहाँ पे बढ़ते बढ़ते मान लो हो गया E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर जाने पे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था F = Q × E। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F = Q × E के बराबर होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान रखा है तो फोर्स होगा F1 = लिख देते हैं इधर F1 = Q × E1। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग देख लो, ये आएगा F2 = Q × E2। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब दोनों फोर्स ध्यान से देखो एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और अगर ये कैंसिल करेंगे तो नेट जो फोर्स आएगा वो बराबर आएगा। अब ज्यादा में से कम वाला माइनस करना है। ज्यादा कौन सा है फोर्स? F2 ज्यादा या F1? इधर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज रखा है
है ना, ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स F2 लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि Q तो दोनों में कॉमन है, देखो फॉर्मूलों के अंदर, जहां पे E ज्यादा है वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सेकंड वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही है जितना इसका है, लेकिन ये जहां पे रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मुझे F2 में से F1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। ज्यादा में से कम माइनस करेंगे ना, Q मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया ब्रैकेट में E2 माइनस E1, ठीक है। अब ना तो Q आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और ना ही E2 और E1 दे रखा है, देखो आपको कुछ अलग ही डेटा दे रखा है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dr, कितना मान लिया, dr डिस्टेंस है, और ये जो dr डिस्टेंस है इससे मैं इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। साथ में ये जो E2 माइनस E1 है इसको आप चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, यहाँ पे बढ़ के E2 हो गया, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E2 माइनस E1। इसको मैं DE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, DE का मतलब क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा पहले तो, और फिर dr से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये आया, ठीक है, dr से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, Q इंटू dr, ये जो dr है इसको Q के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो उनमें से दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नॉर्मली हम इस डिस्टेंस को 2a लिखते हैं, लेकिन 2a की जगह हमने dr का सिंबल यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो Q इंटू dr को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं, P, क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये जो DE बाई dr बच गया, ये तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ही है, DE बाई dr कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो बस वैल्यू पुट करनी है, P की वैल्यू 10⁻⁻⁷, और ये जो DE बाई dr ये 10⁵ है। आंसर क्या आएगा, तो जो नेट फोर्स यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा 10⁻⁻² न्यूटन के बराबर। ये तो आ गया टोटल फोर्स जो इस डायपोल के ऊपर इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा होगा। देखो अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ पे हर जगह वो बराबर होगा, तो दोनों फोर्स जो भी होंगे ना इनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर E1 E2 हर जगह बराबर है यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही है, इसलिए दोनों फोर्स आपस में कैंसिल होकर टोटल फोर्स कितना बनेगा, 0। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डायपोल को रखा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स आपने कैलकुलेट करके बताया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात इसने पूछा है कि कितना टॉर्क लगेगा, वो भी कैलकुलेट करके बताओ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू TE साइन थीटा। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो ये इधर है माइनस z एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री बन गया यहाँ, तो एंगल इनके बीच में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हुआ इनके बीच में बोलो, 180 डिग्री हुआ ना। अगर थीटा 180 डिग्री पुट करोगे तो आंसर तो 0 आएगा यहाँ पे, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ये जो डायपोल है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, टॉर्क 0 रहेगा। आया समझ में, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो डेटा क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले को लास्ट में मॉडिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो आपको Q दे रखा था ना ही E2 E1 दे रखा था। अगर ये वैल्यू गिवन होती तो हम सीधा यहीं पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देते। आया समझ में, तो जैसे क्वेश्चन में गिवन डेटा हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़े तो कर सकते हैं ऐसे। आया समझ में।